अब नेक्स्ट ईसीजी वाला जो चैप्टर है ना, इसकी फर्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट हेडिंग की हुई है। इसमें क्या होगा, जो पी वेव है ना वो किससे आएगी, एट्रियल डिपोलराइजेशन और या कंट्रैक्शन की वजह से। क्यूआरएस कम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या कंट्रैक्शन की वजह से आएगा, और टी वेव रिपोलराइजेशन से आएगी, ये मैंने पहले भी बता दिया। तो इसकी डेफिनेशन, ये बात अक्सर पूछ ली जाती है। इसके अलावा जो ईसीजी की डायग्राम दी हुई है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछी जाती है, वो भी बनानी आ जाती है। इसके अलावा एक एंथोवियंस लॉ होता है, तो वो जो लॉ है ना वो मेरी बुक पे लिखा हुआ है, वहीं से देख लीजिएगा। बस ये इतना ही करना है। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है करंट ऑफ इंजरी, नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये इस चैप्टर से सिर्फ ये टॉपिक करना है। इसमें क्या होगा कि जब ना हार्ट डैमेज हुआ है तो कुछ एरिया जो है नॉर्मल है, कुछ जो है ना वो डैमेज है। तो क्या होगा, जो डैमेज होंगे वो या तो मतलब कुछ एरियाज हर टाइम डिपोलराइज रहेंगे और कुछ रिपोलराइज रहेंगे। मतलब कुछ पे पोटेंशियल नेगेटिव होगा, कुछ पे पॉजिटिव। इसको करंट ऑफ इंजरी कहते हैं। इसके कारण में ट्रॉमा हो सकता है या फिर इंजरीज वगैरह हो सकती हैं। और इसके अलावा एक टॉपिक है टी वेव इन्वर्जन। टी वेव इन्वर्जन कब होती है, ये दो कंडीशन होती हैं, एक तो हार्ट अटैक में और डिजिटैलिस टॉक्सिन में। टी वेव जो है ना वो इन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उलट हो जाएगी। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है, छोटा सा एमसीक्यू 2 नंबर का आ जाता है। ये बहुत आसान दो बातें हैं, डिजिटैलिस की वजह से, उसकी मतलब एक्सेस की वजह से, या फिर हार्ट अटैक की वजह से। नाउ द लास्ट चैप्टर ऑफ हार्ट। तो इसमें सबसे पहले ये है किसी बारे में, एरिथमिया के बारे में। एरिथमिया मीन्स एबनॉर्मल कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट का जो नॉर्मल कंट्रैक्शन हो रही है ना उसमें रिदम नहीं है, और इसकी काजेज वेरियस हो सकती हैं। मतलब एक्टॉपिक पेस मेकर हो सकता है, इसके अलावा कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। ये ना फर्स्ट पैराग्राफ में 4 बातें बताई हुई हैं, तो ये कर लेनी है कि एबनॉर्मेलिटी आ रही है, या फिर पेस मेकर शिफ्ट हो गया, या फिर कोई मतलब और प्रॉब्लम आ रहा है, या किसी ड्रग का इफेक्ट है, या डिजिटल टॉक्सिसिटी वगैरह की वजह से। अब इसमें ना एरिथमिया की दो टाइप हैं। एक होता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया में क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, मतलब नॉर्मल 72 है तो 72 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 80 से ज़्यादा जो होता है ना उसको हम टैकीकार्डिया में इंक्लूड करते हैं। और इसी तरह से ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या है, हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है तो ये 60 से कम अगर हो जाएगा तो इसे ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। अब ये लिमिट है। अब जो नेक्स्ट एक टॉपिक है छोटा सा, ब्रेडिकार्डिया इन एथलीट। ये अक्सर ऐसे क्यों में पूछा जाता है। तो एथलीट जो होते हैं ना, इनका हार्ट रेट नॉर्मल से थोड़ा सा कम होता है। इसकी रीज़न ये होती है कि उनका मतलब उन्होंने हमेशा फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो इसके लिए उनका हार्ट अडॉप्टेशन करता है कि मतलब वो ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, और इसकी स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब गेम के दौरान में ही उनका नॉर्मल हार्ट रेट होता है। तो अगर वो रेस्ट पे होते हैं तो उनका हार्ट रेट जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद है ब्लॉक। तो इसमें आप जो हार्ट ब्लॉक है ना वो इसमें साइनस एरिथमिया आ जाएगा। और इसके अलावा जो हार्ट ब्लॉक्स हैं उसमें साइनस नोड में ब्लॉक आ सकता है, और इसके अलावा एवी नोड में भी ब्लॉक आ सकता है। ये 4 टाइप के हार्ट ब्लॉक हैं। तो सबसे पहले साइनस एरिथमिया। हम नेक्स्ट साइनस एरिथमिया, जो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं ना, मतलब इंस्पायर करेंगे तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, और एक्सपायर करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब अगर डीप क्वाइट रेस्पिरेशन है, मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन है, तो हार्ट रेट भी इसमें चेंज 5% आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग डीप रेस्पिरेशन करेंगे तो हार्ट रेट में 30% चेंज आ रहा है। उसके बाद ब्लॉकेज में आएंगे, तो इसमें एस ए नोड ब्लॉक। सबसे पहले साइनस नोड में ब्लॉक है, इसमें एस ए नोड में ब्लॉक होगा, और इसमें ईसीजी जब हम देखेंगे ना तो मतलब वो होगा, पी वेव जो होगी ना वो एबनॉर्मल होगी। अब इसकी काज ये है कि ऐसे नोड में ही कोई प्रॉब्लम पड़ा हुआ है कि मतलब इम्पल्स वहाँ से जनरेट होकर आगे ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही, मतलब ऐसे नोड में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एवी ब्लॉक है। अब एवी ब्लॉक में क्या है, ऐसे नोड से तो इम्पल्स आ रही है, लेकिन एवी नोड में कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रही। अब इसमें 4 कंडीशन दी हुई है कि किन कंडीशन में ये हो सकता है। एक तो ये स्कार टिश्यू प्रेजेंट है, या फिर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, या फिर किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी का इफेक्ट है। तो ये 4 रीज़न जो है ना ये अच्छे से करनी है, इनके नाम मतलब आने चाहिए कि किस किस वजह से हो सकता है। अब ये जो एवी नोड का ब्लॉक है ना, ये 3 टाइप्स का होता है। अब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, जो नॉर्मल पी आर इंटरवल होता है ना, मतलब पी और क्यू आर एस कम्प्लेक्स की, तो ये जो पी आर इंटरवल है 0.16 सेकेंड है, लेकिन अगर ये इंक्रीज़ हो जाता है तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। 0.20 सेकेंड तक ये इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी रीज़न ये है कि मतलब थोड़ा सा ए वी नोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कंडक्शन एस ए नोड से ए वी नोड में हो तो रही है, लेकिन थोड़ी सी डिलेड कंडक्शन है, मतलब थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन है या ब्लॉक है, जिसकी वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, और थोड़ा ज़्यादा इंटरवल है। लेकिन अगर यही इंटरवल ज़्यादा, मतलब ये ब्लॉकेज ज़्यादा हो गया कि मतलब पी और इंटरवल जो है ना वो 0.45 सेकंड से भी ज़्यादा हो गया, या 0.30 सेकंड से भी ज़्यादा हो गया, तो इसमें क्या होगा, अब पी वेव जो है ना वो नॉर्मली कंडक्ट नहीं हो रही, वो काफ़ी इंटरवल के बाद मतलब कंडक्ट होगी ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ। तो इसमें क्या होगा, मतलब 2 या 3 पी वेव मिलेंगी, और इन्होंने आके क्यू आर एस कम्प्लेक्स इनिशिएट करना है। तो इसमें रेशो ऑब्जर्व होगी 2:1, मतलब 2 पी वेव मिलेंगी और 1 क्यू आर एस कम्प्लेक्स बनेगा, या फिर 3 पी वेव मिलेंगी और 1 क्यू आर एस कम्प्लेक्स बनेगा, तो 3:1 भी हो सकता है। तो
ये है सेकंड डिग्री, मतलब इसमें भी ब्लॉकेज है, थोड़ा सा ज़्यादा डिग्री का है कि एक पी वेव सफिशिएंट नहीं है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो 2-3 मिलके उसको मतलब क्यूआरएस कम्प्लेक्स जनरेट कर रही हैं। तो मतलब एक ईसीजी देखेंगे तो दो या 3 पी वेव होंगी, फिर एक क्यूआरएस होगा, उसके बाद फिर से 2 या 3 पी वेव होंगी। उसके बाद थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो होता है ना, इसमें कंप्लीट ब्लॉकेज है, मतलब बिल्कुल एसए नोड से एवी नोड से किसी सूरत में ट्रांसफ़र हो ही नहीं रही। तो इसमें क्या होगा, अब जो वेंट्रिकल्स हैं ना, मतलब एवी नोड जो है, अब यहाँ पे एवी नोड ने डोमिनेंट हो जाना है, एसए नोड का तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा ना आगे, तो एवी नोड ने या तो कंडक्शन स्टार्ट कर देनी है या फिर पिरकिंजी सिस्टम ने। अब अगर वेंट्रिकल्स में मतलब एवी नोड में कंडक्शन स्टार्ट होनी है तो ये 40 बीट्स पर मिनट होगा, जबकि एसए नोड 100 पर मिनट वो कर रही थी, डिस्चार्ज कर रही थी, और हार्ट रेट 72 पर मिनट था। अब इसमें क्या होगा, एक स्ट्रोक एडम सिंड्रोम लास्ट टाइम मैंने मतलब एक्सप्लेन किया था, इसमें फिर से बता देती हूँ। इसमें ये होगा कि मतलब जब एसए नोड एकदम ब्लॉकेज हुआ है तो एसए नोड से एवी नोड की कंडक्शन ख़त्म हो गई। अब एवी नोड तो ओवर ड्राइव सप्रेशन में थी, मतलब एसए नोड की वजह से सप्रेस्ड थी, तो एवी नोड को मतलब रिकवर होने में 5 to 30 सेकेंड लगेंगे। तो इन 5 to 30 सेकेंड में क्या होगा कि बंदा फेंट होकर गिर जाएगा, फिर जब एवी नोड का सिस्टम मतलब रिकवर होगा, ये फंक्शन करना स्टार्ट होगा, तो फिर वो दोबारा से ठीक होगा। ये होता है स्ट्रोक एडम सिंड्रोम, ये अक्सर एसक्यू में आ जाता है। अब ये एरिथमिया जो है ना, ये अक्सर एसक्यू में आ जाता है, कोई भी टाइप का आ जाता है या फिर डिफेंस भी आ जाता है। तो इनमें 3 बातें रखनी है कि एवी ब्लॉक किस हद का है, और ईसीजी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, और ओवरऑल क्या इफेक्ट आ रहा है, और पीआर इंटरवल पे क्या इफेक्ट आ रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन। अब इसमें क्या होगा कि एक दफ़ा हार्ट ने कंट्रैक्ट किया, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम होता है, उसके बाद दोबारा कंट्रैक्ट होना होता है। तो क्या होगा, इसमें मतलब एक कंट्रैक्शन मुकम्मल हुई नहीं है कि दूसरी इनिशिएट हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन कहेंगे। अब इनमें मतलब बहुत जल्दी जल्दी कंट्रैक्शन हो रही है। अब ये एट्रिया में होंगी, एवी नोडल होंगी, और वेंट्रिकुलर में होंगी। अगर एट्रिया में हो रही हैं तो एट्रिया में मतलब फ़ौरन फ़ौरन होने की वजह से ना एट्रिया में तो पी वेव आ रही होती है ना, तो पी वेव जो होगी ना वो क्या होगी, शॉर्टन हो जाएगी। और इसके अलावा पल्स डेफिसिट ऑब्जर्व होगा कि मतलब एक पल्स आएगी, उसके बाद पल्स ही गायब हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, मतलब एक पल्स होगी, दूसरी नहीं होगी, तीसरी होगी। और उसके बाद एवी नोडल हैं, इनकी ना सबकी ये देखना है कि अफेक्ट क्या आ रहा है, और उसके अलावा इसका ग्राफ। उसके बाद वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है, ये अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल्स में प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन हो रही है, तो इस पर क्या होगा, मेनली क्यूआरएस कम्प्लेक्स का अफेक्ट हो रहा होगा। नेक्स्ट इज प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन बता रही थी, तो इसमें क्या होगा, क्यूआरएस कम्प्लेक्स को अफेक्ट हो रहा है। एक तो ये क्या या इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, उसके बाद इसका इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और इसके अलावा इसका वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो टी वेव है ना वो इन्वर्ट हो जाएगा, और एस और पी और टी जो होंगे ना वो ओवरलैप कर रहे होंगे। अब इसकी काजेज़ वगैरह देखी जाती हैं, तो इनमें कॉफ़ी और कैफ़ीन और ये चीज़ें जो होती हैं ना, इनकी एक्सेस अमाउंट की वजह से हो सकती हैं, या फिर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। और इन प्रॉब्लम में ना नॉर्मली नॉर्मल हार्ट रेट को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि रेस्ट में मतलब हार्ट अपने एबिलिटी से ज़्यादा काम कर रहा है, तो मतलब ब्लड ज़्यादा पंप कर रहा होता है, तो थोड़ा सा कम हो भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सरसाइज करने लगता है तो उस वक्त ब्लड फ्लो की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, रेस्पिरेशन भी इंक्रीज़ हो गई है, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो गया, तो उस वक्त ज़्यादा इफेक्ट होगा, और ये सारे इफेक्ट होंगे, ऑब्जर्व होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, क्यूटी इंटरवल जो होता है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अब क्यू और टी के दरमियान जो इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है, इसको एल क्यू टीज़ कहेंगे। और इसके भी ना 2-3 पॉइंट हैं जो याद रखने हैं, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, वेंट्रिकुलर वो प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन भी पूछ ली जाती है, और ये लॉन्ग क्यूटीज भी पूछ लिए जाते हैं। तो लॉन्ग क्यूटी में क्या हो रहा है, क्यू टी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है, और इसकी काजेज़ वगैरह में ना जेनेटिक म्यूटेशन आ रही है, या फिर वो या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आयनिक कंसनट्रेशन को अफेक्ट कर रही है। इसमें हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया वगैरह ऑब्जर्व हो रहे होंगे। और इसकी ट्रीटमेंट जो होती है ना वो मैग्नीशियम की थेरापी से होती है। ये 2-3 बातें इनको अच्छे से कर लेना चाहिए, जिस बुक से भी करें। अब नेक्स्ट है प्रोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। अब इसमें टैकीकार्डिया तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अब इस प्रोक्सिस्मल टैकीकार्डिया में क्या होगा, हार्ट रेट ना पैरोक्सिज्म में मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। पैरोक्सिज्म का मतलब है एक डेफिनेट इंटरवल होगा जिसमें क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, और फिर एक और डेफिनेट इंटरवल होगा जिसमें हार्ट रेट वो डिक्रीज़ हो जाएगा, फिर वो पैरोक्सिज्म आएगा, मतलब एक शॉर्ट इंटरवल आएगा जिसमें हार्ट रेट ने दोबारा इंक्रीज़ हो जाना है। तो इसमें पैरोक्सिज्म की फॉर्म में हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी डेफिनेशन अक्सर पूछ ली जाती है। और इसकी काज वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन वगैरह भी हो सकती है। और वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन क्या होती है, इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल के कुछ एरियाज जो होंगे ना वो डैमेज होंगे, और कुछ होंगे नॉर्मल। तो जो डैमेज होंगे वो ऑलवेज मतलब कुछ एरियाज
पॉजिटिव रहेंगे और कुछ एरियाज ना नेगेटिव रहेंगे। अब नॉर्मली तो एक्शन पोटेंशियल आ रहा था सारे एरिया को डिपोलराइज या रिपोलराइज करना है उसने, लेकिन अब इसमें क्या होगा, कुछ एरियाज डिपोलराइज हो रहे हैं, कुछ एरियाज रिपोलराइज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि मतलब हार्ट ने एक कॉन्टिन्यूस स्टेट में रह जाना है, ना कंट्रैक्शन होनी है ना रिलैक्सेशन होनी है। तो ये क्या है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। इसी तरह से एट्रियल फाइब्रिलेशन होगी, इसमें भी एट्रिया के कुछ एरियाज होंगे वो डिपोलराइज होंगे, कुछ एरियाज रिपोलराइज होंगे। लेकिन अक्सर पूछा जाता है कि एट्रियल फाइब्रिलेशन ज़्यादा अफेक्ट क्यों नहीं करती। अब क्योंकि एट्रिया से 80% ब्लड तो खुद ब खुद वेंट्रिकल में फ्लो हो गया है, 20% ब्लड था जिसको इसने कंट्रैक्ट होना है और वो वेंट्रिकल में जाना है। अब नॉर्मली अगर बंदा रेस्टिंग स्टेट में है तो वो 20% ब्लड ना भी जाए तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर बंदा हाई मतलब एक्सरसाइज कर लेता है या फिर मतलब फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है या फिर गुस्से में है तो उसकी उस वक्त उसको ज़्यादा अफेक्ट होगा, और ज़्यादातर इसी वजह से मतलब एक्टिविटी की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से या गुस्से की वजह से हार्ट पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है। इसमें एट्रियल और वेंट्रिक्यूलर ब्रॉकिकार्डिया दिया हुआ है। एट्रिया वाला जो है ना, इसमें इतनी सी बात याद रखनी है कि इसमें पी वेव जो होगी ना वो क्यूआरएस पे ओवरलैप कर रही होगी, और ग्राफ को भी थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद जो वेंट्रिकुलर पैरासिस्मल टैकीकार्डिया ना, इसमें क्या होगा कि वेंट्रिकल्स में मतलब वो होगा पेरोक्सिज्म वो होंगे इनिशिएट होंगे, और इसकी काज वही वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है सर्कस मूवमेंट। अब जब हार्ट टिश्यू डैमेज हुआ है, फाइब्रिलेशन हुई है या कोई भी हुआ है, तो इसमें क्या होगा, सर्कस मूवमेंट इनिशिएट होगी। मतलब एस नोड से इम्पल्स आई है, वो एवी नोड में जाएगी, एवी नोड से वेंट्रिकल में जाएगी, वेंट्रिकल से वापस ना वो फिर सर्कल में घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी। वैसे तो नॉर्मल इम्पल्स जो होती है ना वो हार्ट में आएगी और वेंट्रिकल के ऊपर किंजी से जाते हुए वेंट्रिकल के एंड में जाके इसने डाई आउट हो जाना है। लेकिन अब इस सीन में क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल्स जो होंगी ना, इनमें जी जाके डाई आउट नहीं हो रही, बल्कि ये वापस अपने उसी एरिया पे लौट रही है और फिर से इनिशिएट हो रही है, फिर से इनिशिएट हो रही है, सर्कल में मूव कर रही है। अब इसकी काज क्या है, नॉर्मली ये होता है कि इम्पल्स आई है तो सारा एरिया ना उसमें होगा, रिफ्रैक्टिव पीरियड में होगा। तो इम्पल्स मतलब अगर एंड में जब बिल्कुल वेंट्रिकल के एंड में पहुंची, अब उसने वापस आने के लिए अगर पीछे आने भी लगेगी तो सारा एरिया रिफ्रैक्टिव पीरियड में होगा तो वापस आ नहीं सकेगी। लेकिन अब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें क्या होगा, या तो रिफ्रैक्टिव पीरियड कम हो जाए, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर हार्ट टिश्यू जो है ना इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, कि मतलब लाइक 10 मिलीमीटर मतलब वो कवर कर रही थी, तो जब वो 10 मिलीमीटर के एंड पे आती थी तो सारा एरिया उसमें था, मतलब रिफ्रैक्टिव पीरियड में होता था। लेकिन अब इसको 12 या 13 मिलीमीटर कवर करना पड़ेगा, तो जब ये वापस अपनी ओरिजिन पे आएगी तो वहाँ पे वो एरिया रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ चुका होगा, तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, फिर वो दोबारा एक्शन पोटेंशियल इसी तरह से ट्रैवल करता रहेगा। या फिर इसकी तीसरी रीज़न ये होती है कि वेलोसिटी कम है, मतलब वो स्लोली जा रही है तो उसको जाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसका सारा जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो कवर हो गया। जब वो एंड पे पहुँचेगी ना लेट, तो मतलब सारा एरिया वापस अपने रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ चुका है। अब इसकी काज डिजिटलिस टॉक्सिसिटी की भी हो सकती है, या फिर इसकी वजह कोई मतलब शॉक वगैरह भी हो सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट होती है। अब इसमें ट्रीटमेंट में ये होता है कि सारे बॉडी में ना एक एक इलेक्ट्रिक शॉक अप्लाई किया जाता है कि सारा एरिया जो है ना वो एकदम रिफ्रैक्टिव पीरियड से बाहर आ जाए, और फिर सारा मतलब हार्ट टिश्यू जो है ना वो नॉर्मल हो जाए। तो ये इसमें फाइब्रिलेशन अक्सर आ जाता है सर्किस मूवमेंट, तो ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें ये 3 बातें याद रखनी है। एक तो ये कि मतलब एक ही इम्पल्स ट्रैवल कर रही है, वो एंड पे पहुंच के डाई आउट नहीं होगी, बल्कि दोबारा दोबारा इनिशिएट होके मतलब वहीं घूमती रहेगी। अब इसकी 3 काजेज़ हैं, या तो हार्ट टिश्यू की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, या वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, या रिफ्रैक्टिव पीरियड कम हो रहा है।